नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। चारों काल में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मेरे साथ जनवरी पे आधारित जो आज करंट अफेयर हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, अभ्यास करने जा रहे हैं, ये पूरे माह जनवरी का है और ये नया साल 2026 का करंट अफेयर माहवार आपको जो है इस हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलेगा मंथली वाइज। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लासेस जो हैं थ्योरी तो चलती है लेकिन यहाँ पर जो करंट अफेयर क्लास है, ये जो करंट आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ये पूरा जनवरी 2026 का है। आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जनवरी में जो खास घटनाएं घटित हुई हैं और वो एग्जाम के लिए उपयोगी है। यहाँ पर मैं उन्हीं चीजों को बताऊंगा जो आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसआई भर्ती, शिक्षक भर्ती, रेडियो, हालांकि रेडियो तो हो गया है लेकिन आगामी जो है सेंट्रल लेवल पे एसएससी है, यूपीएससी है, इन सब में भी ये काम आएगा। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है, हमेशा काम आने वाला चीजें हैं। आप इसको पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल अगर आप लोग को नया लग रहा होगा, पहली बार देख पा रहे होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2026 का एमसीक्यू के फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, सवाल है आपके पास, अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। बहुत ही चर्चे में रहा ये गिरफ्तारी वाला जो केस है। आप देखोगे कि एक राष्ट्रपति को ही सीधा गिरफ्तार कर लिया अमेरिका वाले। कौन से देश के हैं? कोलंबिया, पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील। राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना किसी देश के दूसरे देश के द्वारा, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, सुर्खियों में छाए रहे। तो ये सवाल आपके रूप में को जो है देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल के एग्जाम में। तो आप लोग ट्राई करिए क्या हो सकता है, अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। और जितने भी ऑनलाइन हैं सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट लगाइए, गलत होगा डोंट वरी, प्रैक्टिस जरूर करिए। और यहाँ पर इसका सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के खास देश है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के नाम से बहुत ही जाना जाता है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इनको जो है अमेरिका के जो है शासन ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये बात है जनवरी में, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या हुआ कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जिनका नाम है, नाम भी याद रख लो, निकोलस मादुरो। हो सकता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताओ जिनका गिरफ्तारी हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो नाम याद रखना है, निकोलस मादुरो। और उनकी पत्नी है सिसिलिया फ्लोरेस, को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को वहां से न्यूयॉर्क लाया गया और अमेरिकी हिरासत में रखा गया है। उन पर जो है नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले में इसलिए पकड़ा गया, तो हथियारों के मामलों में और नार्को टेररिज्म के मामले में आरोप लगाए गए हैं। मादुरो ने पहले ट्रम्प को चुनौती दी थी कि वे आकर मुझे पकड़े, तो पकड़ लिए, अमेरिका को हल्के में ले लिए थे। सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, अमेरिका ने जो है 3 जनवरी 2026 को हिरासत में लिया। रीजन था नार्को टेररिज्म और हथियार की खरीद फरोख्त, कहना चाहिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हृदय विदारक घटना है कि सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ हुई है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर आप देख रहे हो गुजरात, फिर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक। चारों ही बड़े राज्य हैं हमारे भारत के। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई? कोशिश करिए और बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब, ट्राई करिए। और यहाँ पर इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में ये घटना घटित हुई है, सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु। और ये रिपोर्ट जो है एनटीसी ने साझा किया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई है, जो 2024 की तुलना में 40 अधिक है। तो 2025 में लगभग 166 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अधिक, सबसे ज्यादा 55 की दर्ज की गई। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो वहां पर मृत्यु भी ज्यादा हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र, केरल और असम का स्थान रहा है। और एक बात और याद रखिएगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में ही है। दुनिया का लगभग 70% टाइगर हमारे भारत में है। अगला सवाल है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। चलिए, इस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज, आप देख रहे हैं कि आज पिछले 3-4 सालों में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज काफी बड़ा है। और ये क्रिप्टो करेंसी को जो है कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है किस देश के द्वारा? कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। और आपके सामने उन्हीं प्रश्नों को जो है संकलित करके बताया जा रहा है जो एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, याद रख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एशिया महाद्वीप में है ये। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब लगे हुए हैं आपस में। अगला सवाल है, आप देखेंगे भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए समुद्री शक्ति, बी समुद्र विजय, सी समुद्र रक्षक, डी समुद्र प्रताप। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? समुद्र शक्ति, समुद्र विजय, समुद्र रक्षक, समुद्र प्रताप। बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। बड़ा खास सवाल है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्र प्रताप। तो याद रखिएगा, ये समुद्र प्रताप है जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स में शामिल किया गया है। और ये हमारा स्वदेशी जो है निर्मित है, हमारे देश के द्वारा बनाया गया है, देश में ही बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। 5 जनवरी को औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया है। और इस खास मौके पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया, यानी कि गोवा में जो है इसको जो है इसका उद्घाटन हुआ और ये हमारे भारतीय तटरक्षक फोर्स में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, समुद्र प्रताप। स्पष्ट हुआ? अगला, चलिए ध्यान से देखिएगा, अक्षर सहित क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मल्लिका साराभाई, उर्मिला सत्यनारायण, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। हालांकि चारों के चारों नाम बहुत ही विख्यात नाम है। इन चारों में से कोई एक है जिन्हें मिला है नृत्य कला निधि पुरस्कार। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है उर्मिला सत्यनारायण। याद रखिएगा, उर्मिला सत्यनारायण इस प्रश्न का सही जवाब है। पिक्चर सही आप लोग को दिख रहा है, उर्मिला इनका नाम है। तो उर्मिला को ये पुरस्कार मिला है। ध्यान से देखिएगा, भारतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नित्य कला निधि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नित्य कला निधि पुरस्कार जो है अगर बात करें तो मद्रास संगीत अकेडमी द्वारा यह हर साल नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा दिया गया है, नाम है कलानिधि पुरस्कार, नित्य कलानिधि पुरस्कार। इनको मिला है, याद रखिएगा, उर्मिला। अगला सवाल है, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? काफी चर्चे में रहा पिछले 1 महीने में कि भारत जो है एक इसमें से है उत्पाद फसल में जिसमें हम लोग विश्व में नंबर 1 हो गए हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। गेहूं, मक्का, चावल, कॉफी। अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं है तो जरूर इंतजार करिए, वेट करिए सही उत्तर का। और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल। चावल के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है चावल के लिए।
तो भारत चावल उत्पादन के मामले में पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का चावल उत्पादन बढ़कर 15 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है और चीन का चावल उत्पादन 14.5 करोड़ है। तो आप देख रहे हैं 15.18 और चीन का कितना है 14.5। हमारे यहाँ खाने वाले भी ज्यादा है, आबादी में भी हम नंबर 1 है, चीन को पछाड़ दिए। तो चीन को हम लोगों ने जनसंख्या में पछाड़ दिया है और चावल उत्पादन में भी पछाड़ दिया है। अगला सवाल ध्यान से देखिए यहाँ पर। खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी अमित शाह। यदि आप चेहरा से बाई फेस जानते होंगे तो बता सकते हैं। बुक रिलीज्ड खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से। कोशिश करें क्या है जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ट्राई करेंगे, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए ट्राई करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी अभ्यर्थी जो लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन में, चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा क्योंकि हर महीने आपको जानकारी मिलती रही करंट अफेयर का। चलो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान। तो ध्यान रखेंगे पुस्तक की विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने इसका विमोचन किया है। बुक का नाम है खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से। अगला सवाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलाई दो जल विद्युत परियोजना का को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? बड़ा ही सुंदर आप देख रहे हो यहाँ पर जलाशय है, बांध है, डैम है, बड़ा सुंदर नजारा दिख रहा है। तो यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलई टू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कौन से राज्य में है ये डैम? गौर से देखिए, बड़ा सुंदर दृश्य नजारा दिख रहा है इस बांध का। कलाई जल विद्युत परियोजना को इस राज्य में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। अगला सवाल, और उससे पहले अरुणाचल को देख लेते हैं। अरुणाचल में जो है कलाई जल विद्युत परियोजना जो है खास तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित कलाई जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। यह जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे कौन सी नदी पर स्थित है? लोहित नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। ध्यान रखेंगे इसकी क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट है। इसे टेहरी या टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा लोहित नदी पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात है, अरुणाचल प्रदेश में खास बहने वाली नदी है लोहित नदी, याद रखेंगे। और ये जो है कलई जल विद्युत परियोजना कहाँ है बोलने से? अरुणाचल प्रदेश, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, सुप्रिया साहू, रवीना टंडन, मिशेल बैचलेट। देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शानदार सवाल है, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और आप सभी के लिए खास जानकारी, संस्थान में CGPSC, CG व्यापक, मंडी उपनिरीक्षक, फायरमैन और आगामी जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 व्यापम के अंदर में जितनी परीक्षाएं हो रहे हैं, CGPSC के अंदर जो परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षक भर्ती के अंदर जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनकी क्लासेस और टेस्ट सीरीज संस्थान में अवेलेबल है। आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, और इफ्को साहित्य सम्मान को लेकर बात करें तो मैत्रेयी पुष्पा है, इन्हें यह सम्मान दिया गया है। चलिए देखिए इसके बारे में क्या है खास। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ने ग्रामीण और कृषि विषयों पर आधारित हिंदी साहित्य में योगदान के लिए मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया है। इसमें खास बात देखें तो कृषि और ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है ओहरे किसान। ओहरे किसान
के लिए अंकिता जैन को, और इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, दो नाम यहाँ पर खास है, मैत्रेयी पुष्पा और अंकिता जैन। अंकिता जैन की किताब का नाम है ओहरे किसान। चलिए, बेहद ही खास सवाल, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? समुद्र के तट पर खेला जाने वाला खेल जिसको बोलते हैं बीच गेम्स, ये कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, पुरी, दीव और गोवा। तो यहाँ पर चारों एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर समुद्र किनारे बीच गेम हुए हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स का वो आयोजन कहाँ हुआ? ट्राई करिए। बेहद ही खास सवाल है, नयापन है इस सवाल में। और ध्यान दीजिए, इस सवाल का नाम सही जवाब है दीव। दमन एंड दीव बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दीव के समुद्री तट का नाम है गोघला शुरू हुआ। और इसका आयोजन जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली द्वारा और दमन और दीव द्वारा कर रहे थे। तो यहाँ पर जो यूटी यूनियन टेरिटरीज है, समुद्र तट पर स्थित दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव पर किया गया खेलो इंडिया बीच गेम 2026, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, एफसीआई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल, नागेश कपूर, मिथुन मन्हास, वंदना गुप्ता। चारों का नाम बड़ा नाम है, किसी न किसी पोस्ट पर है, पर यहाँ पर हमें एफसीआई के अध्यक्ष के बारे में बताना है। अगर आप तस्वीर से पहचान सके तो बिल्कुल बताइएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है रविंद्र कुमार अग्रवाल। याद रखिएगा, रविंद्र कुमार अग्रवाल भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष हैं। चलिए, अगला सवाल है, उस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? बड़ा ही नयापन है सवाल में। एक ऐसा राज्य जिसने स्थानीय निकायों के चुनावों में अगर भाग लेना है तो 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। जरूरी नहीं कि 2 बच्चे हों, ये अनिवार्यता समाप्त। पहले जरूरी था 2 बच्चे होना, तभी आप जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग ले सकते थे। यहाँ पर अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना, हैदराबाद। चलिए, अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? मछली जन की रानी है, जीवन इसका पानी है, और इसके लिए जो है अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसका होगा इसका सही जवाब। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान, याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन राजस्थान में। आपको लगेगा राजस्थान तो एक मरुस्थलीय क्षेत्र संबंध में आ सकता है, कहाँ वहां पानी, पर ध्यान रखिए राजस्थान। अगला सवाल, पर उससे पहले इसके बारे में ध्यान देखिएगा। देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म राजस्थान में जो है बनाया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो, अच्छा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, राजस्थान मत करिए, तेलंगाना है यहाँ पर। तेलंगाना, मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा, तेलंगाना लेना है आपको। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म का उद्घाटन किया है। अभी तक इस मछली का पालन भारत के केवल हिमालय के ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में किया जा रहा था। अब इसका पालन जो है दक्कन के पठार के गर्म जलवायु में होगा। ये स्पेशल प्रजाति की मछली है, आप देख पा रहे हो, रेनबो ट्राउट मछली, जो अब तेलंगाना में, यहाँ पर गलत हो गया है, राजस्थानी लेना है, तेलंगाना लेना है। तो मछली तेल तेलंगाना, ऐसे याद रखना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंदिर पर हमले की 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई?
अगर ये फोटो को देख पा रहे हो तो बता सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ है क्या, सोमनाथ मंदिर है क्या, खजुराहो का मंदिर है क्या, ये तिरुपति बालाजी मंदिर है। और ये काफी चर्चे में रहा। मोदी जी जो है खास इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है सोमनाथ। सही जवाब है सोमनाथ, जय सोमनाथ। इसका नारा भी गूंजा है भारत देश में, वायरल हुआ काफी। तो सोमनाथ 1000 पहले इस पर जो है हमला हुआ था। इस मंदिर में कई बार हमले हुए हैं, ये भारत की पहचान है समुद्र किनारे। तो चलिए देखिए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण किया गया था तुर्की देश के पास। एक प्रमुख आप देखेंगे महमूद गजनी। तो महमूद गजनी के द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1026 में। तो जनवरी 1026 में आज से 1000 साल पहले इस पे आक्रमण हुआ था। और इसका कई बार पुनर्निर्माण किया गया, क्योंकि कई बार इसको लूटा गया। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार किया था, 18वीं शताब्दी में। अब अभी आप देख पा रहे हैं इसका जीर्णोद्धार हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड। बच्चों को लेकर काफी संवेदनशील सरकार है ये। यहाँ पर जो है स्कूली बच्चों के लिए अखबार पढ़ना जरूरी कर दिया, अनिवार्य। छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है यहाँ पर। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड। और यहाँ पर इसका सही जवाब है राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार संवेदनशील है, वहां पर जो है रोज 10 मिनट होगा विशेष सत्र, जिसमें राजस्थान के सरकारी स्कूल में अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया गया है। 28, 26, 27, 29। चार ऑप्शन है, 2026, 27, 28, 29। संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक। कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल से लाइव देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, और यहाँ पर याद रखते हैं सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 2026। इसी वर्ष को जो है अंतरराष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक दिवस घोषित किया गया है। मतलब दिवस नहीं बोला, पशु, ये इस पूरे साल को। तो 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक घोषित किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, देखते हैं यहाँ पर। जो चारागाह है जहाँ पर पशु चरते हैं, और पशुपालक की आजीविका, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र में योगदान को मान्यता देना। तो उनके लिए जो जगह है, वो जगह उनके लिए बिल्कुल रिजर्व होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पशु जीव जो है आराम से अपने जीवन की पूर्ति कर सके। रोटी कपड़ा मकान मनुष्य के लिए है, वैसे ही पशुओं के लिए जो है आहार जरूरी है। अगला है सवाल, भारत ने दुनिया में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर किसका उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन है ग्रीन हाइड्रोजन, जैव बिटुमेन, सी बायोएथेनॉल, सी बायोडीजल। ट्राई करिए। भारत ने दुनिया में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर किसका उत्पादन शुरू किया है? ग्रीन हाइड्रोजन, बिटुमेन, बायोएथेनॉल, बायोडीजल। और यहाँ पर इसका सही जवाब है जैव बिटुमेन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर खास। तो जैव बिटुमेन आपको याद रखना है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने व्यावसायिक स्तर पर जैव बिटुमेन या बायो बिटुमेन, याद कर लेना, बायो बिटुमेन उत्पादन शुरू किया है। यहाँ पेट्रोलियम बिटुमेन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, और खासकर ये कृषि अवशेषों से बनेगा, विशेषकर धान के पुआल से। तो जो कृषि अवशेष है धान के पुआल से बनाया गया, और ये जो है काम आएगा सड़कों के निर्माण में बाइंडर के रूप में। तो हमारे यहाँ तो सड़कें खूब सारे बन रहे हैं, तो वहां पर बाइंडर के रूप में जो है ये जैव बिटुमेन या बायो बिटुमेन उपयोगी होगा। तो इसको याद रखिएगा, भारत ने दुनिया में पहली बार कमर्शियल लेवल पर जो है इसका उपयोग करेगी। याद रखिएगा फिर से, जैव बिटुमेन। अगला सवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बहुत ही अहम मंत्रालय, हाल ही में कौन सा एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी पंखुड़ी,
ऑप्शन सी नारी और ऑप्शन डी उन्नति। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। बेहद ही खास है। क्या होगा इसका सही जवाब। और इस प्रश्न का सही जवाब पंखुड़ी। पंखुड़ी तू उड़ के आना अब घर से। यहाँ पर पंखुड़ी याद रखना है। ध्यान से देखिए, पंखुड़ी पोर्टल। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह डिजिटल पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंखुड़ी के नाम शुभारंभ किया है। और ये खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। उसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रमों में पारदर्शी और सहयोगात्मक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पंखुड़ी पोर्टल को डिजाइन किया गया है। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पष्ट है। और इसके माध्यम से, पंखुड़ी के माध्यम का, इस पंखुड़ी को लाने का उद्देश्य है कि जो भी कार्यक्रम महिलाओं और बच्चे संबंधी होते हैं हमारे देश भर में, उनमें पारदर्शिता हो और सहयोगात्मक जो है भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म को कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुए। हालांकि आप पिक्चर में अब देख पा रहे हो, नाम दिख गया होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करिए। ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड के लिए। और इसका सही जवाब आप देख पा रहे हैं, दशावतार। दशावतार काफी फेमस रहा दशावतार। मराठी फिल्म है दशावतार। मराठी फिल्म दशावतार को 98वें एकेडमी अवार्ड के ऑफिशियल कंटेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है। इसको सुबोध खानोलकर ने लिखा और डायरेक्ट भी किया। ये फिल्म दुनिया भर से आए 2000 से ज्यादा से सबमिशन में से सिलेक्ट की गई। और इसी फिल्म में दिलीप प्रभावलकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव जैसे एक्टर शामिल है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर खास ये मूवी ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है ये शामिल हुई थी, दशावतार। अगला है, भारत रेलवे ने नवंबर 2025 तक कितने ब्रॉडगेज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 88.52, 99.2, 50.52, 70.52। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक कितने ब्रॉडगेज को विद्युतीकरण है, यानी कि ये जो रेलवे की पटरी है, यहाँ पर जो रेल चलेगी बिजली से चलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पर बिजली लाइनें रहती जिसके माध्यम से ट्रेन चलती है। तो विद्युतीकरण को लेकर जो है खास कितना प्रतिशत। और यहाँ पर इसका एक्चुअल जो सवाल है 99.2%, मतलब हम 100% के करीब जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 99.2 है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो विद्युतीकरण रेल नेटवर्क है, आप देखें तो भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 तक 99.2% ब्रॉडगेज विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पैमाने के हिसाब से यह अन्य प्रमुख वैश्विक रेलवे नेटवर्कों से आगे निकल गया है। विद्युतीकरण की दर 1.42 किलोमीटर प्रतिदिन 2004 से 14 से बढ़कर अब 15 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुकी है। मतलब कितना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हो। और यही वजह से है कि भारतीय रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है विद्युतीकरण में। अगला आते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है। ड्रोन युद्ध बल का। गरुड़ फोर्स, भैरव फोर्स, नाग फोर्स, त्रिशूल फोर्स। और इसके कर्तव्य पथ पर अभी 26 जनवरी दिन खास जो है नजारा भी देख पेश किया गया। गरुड़ फोर्स, भैरव फोर्स, नाग फोर्स, त्रिशूल फोर्स। और इसका सही जवाब है भैरव फोर्स। याद रखिए, भैरव फोर्स। तो आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया भैरव फोर्स। ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना ने भैरव ड्रोन युद्ध का बल गठन किया है। भैरव फोर्स एक अत्याधुनिक युद्ध इकाई है। यह यूनिट युद्ध अभियानों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है। तो भैरव ड्रोन युद्ध बल, याद रखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सैनिकों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित समुद्री जल विलवलीकरण प्रणाली का नाम क्या है।
जल रक्षक, एक्वा प्योर, नीर रक्षा, स्वदेश। बहुत ही खास सवाल है, रक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है ये। डीआरडीओ ने जो है विकसित समुद्री जल विलवर्णीकरण प्रणाली का नाम किया है। समुद्र के पानी को हम देखें, डीआरडीओ के द्वारा जो है आप देखेंगे तो पोर्टेबल और हाथ से चलने वाला सिस्टम बनाया है जो समुद्री और खारे पानी को सुरक्षित पीने के पानी में बदलता है, और यह तत्कालीन 10 से 12 सैनिकों को पानी मुहैया करा सकता है। तो इतना शानदार ये डिवाइस तैयार किया गया है डीआरडीओ द्वारा, और इसका सही नाम है स्वदेश। सही नाम क्या है? स्वदेश। ओके, चलिए ध्यान देखिए, स्वदेश को याद कर लीजिएगा। स्वदेश के बारे में, स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली विकसित की है। स्वदेश का पूरा नाम सी वाटर, ध्यान रखिए, सी वाटर डिसैलिनेशन है। तो जो सैलाइन वाटर होता है, नमक वाला जो पानी होता है, खारा पानी होता है, उसको जो है प्योर पेय पानी के रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो नाम है स्वदेश। अगला है, भारत सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से देश के साथ न्यायिक सहयोग के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है? ऑप्शन है, पड़ोसी मुल्क देख रहे हो आप लोग, बांग्लादेश, पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका, नेपाल। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब, और यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सी, भूटान। अगला है, मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था जिनका निधन हो गया? बिलियर्ड्स, टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल। मनोज कोठारी, इनका संबंध एक खेल से था, और आप अगर देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं हरकत, तो आप समझ सकते हैं कौन से खेल से जुड़ा हुआ ये हरकत है। ट्राई करिए, और यहाँ पे इसका सही जवाब है बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स, जिसमें पंकज अडवाणी का नाम बहुत बड़ा है। तो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे मनोज कोठारी, जिनका जो है निधन हो गया है। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी, ये विश्व चैंपियन रह चुके हैं बिलियर्ड्स में। तो बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का निधन तो तमिलनाडु में 67 साल की उम्र में हो गया। कोठारी ने 1990 में जो है बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। आप लोग पैदा भी नहीं हो रहे होंगे, 1990 में जीत गए थे बिलियर्ड्स। तो मनोज कोठारी याद रखिएगा, इनका निधन जो है तमिलनाडु में है। अगला है, विक्रम राठौर किस देश के क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं? विक्रम राठौर, जिनके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की है विराट कोहली ने, जिनका नाम है विक्रम राठौर, ये अब भारत को छोड़ के दूसरे देश के जो है कोच बन गए हैं, बल्लेबाजी कोच। ऑप्शन आपके सामने है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। ट्राई करें, क्रिकेट अगर आप लोग देखते होंगे तो देखे होंगे इनको चेहरों को। और इससे यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका आपको याद रखना है। तो विक्रम राठौर क्रिकेट की सिलेक्ट टीम का नया जो है बल्लेबाजी कोच बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को श्रीलंका की क्रिकेट टीम का नया जो है सलाहकार बल्लेबाजी भी नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगामी 2026 के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यहाँ सौंपी गई है। श्रीलंका भूमिका है बल्लेबाजी कोच आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट जनवरी पर आधारित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। इसको आप जरूर देखिएगा, और इसका पीडीएफ आपको कंप्लीट हमारे मोबाइल ऐप पर मिलेगा पूरे साल भर के लिए। तो आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करिए। ये आपके आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस श्रृंखला आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा, और आपके कोई सुझाव होंगे तो भी बताइएगा। हम नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में उसको शामिल जरूर करिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। धन्यवाद।